हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमने जो लास्ट क्लास में कैश बुक के 2 कॉलम कैश बुक के जो नोट्स बनाए थे उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम 2 कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा यही है। तो स्टार्ट करते हैं नोट नंबर 1 से। कल की क्लास की नोट्स हैं, मैंने आपको PDF अवेलेबल करवा दिया था। तो ये देखो क्या है। सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि 2 कॉलम कैश बुक जो है उसमें मेरे पास क्या होगा। ये जो मेरे पास 2 कॉलम कैश बुक है, इसके अंदर मेरे पास 2 कॉलम होंगे। तो एक होगा मेरा कैश का, 1 इज फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, जिसमें आप क्या करेंगे, कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरे में आप क्या करेंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू बैंक। 2 कॉलम हो गए। यानी अगर मैं आपको समझाऊं साइड बाय साइड, मैं इसमें एक नया पेज ऐड करती हूँ। यानी मेरी जो 2 कॉलम कैश बुक होगी वो दिखेगी कैसी, मैं आपको बताती हूँ। वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये मैंने अब तक क्या किया था, एक डेट का कॉलम बनाया था, एक पर्टिकुलर्स का बनाया था, एक LF का बनाया था, और यहाँ पर अमाउंट के अब 2 कॉलम बनेंगे। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा थिक कर लेती हूँ ताकि पार्टीशन समझ आएगी। ये पार्टीशन है। फिर एक होगा डेट का, फिर एक अगेन होगा पर्टिकुलर्स का, एक होगा LF का, और इसमें होंगे हमारे 2 कॉलम्स। यहां पर लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। ठीक है, फिर यहां पर राइट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और बैंक। थोड़ी सी कॉलम ज्यादा हो गए, पर यही फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपने क्या करना है, कैश बुक बनाने। दिस इज योर 2 कॉलम कैश बुक। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट कुछ ऐसा ही बनेगा जैसा आपका कैश अकाउंट का बनता है। T शेप है, तो सिमिलरली आपने क्या किया, एक कॉलम नया ऐड कर लिया। दिस इज योर पार्टीशन का लाइन, यहाँ पार्टीशन समझ लो। ठीक है, तो ये आपकी हो गई डेबिट साइड, और ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया क्या, कि इसमें हमारे पास 2 कॉलम होंगे। वी हैव 2 कॉलम्स, 1 इज फॉर कैश ट्रांजैक्शंस एंड सेकंड इज फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, डन। उसके बाद इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये मैंने आपको बताया क्या, कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट की तो है ना। इसमें क्या बनाएंगे हम, कैश और बैंक दोनों ही बनेंगे। तो यानी ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इसी में ही बन गया आपका। तो ये बात भी हो गई क्लियर। चलो अब कैश अकाउंट की अगर हम बात करें नेचर की, तो कैश अकाउंट कैसा अकाउंट है, इट इज अ रियल अकाउंट एज पर योर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एसेट अकाउंट एज पर योर मॉडर्न अप्रोच। तो रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। जो बच्चे रियल अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो वो रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो बच्चे मॉडर्न अप्रोच को लगा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि इंक्रीज इन कैश को हम डेबिट करेंगे। जब जब कैश इंक्रीज होगा हम उसे डेबिट करेंगे, जब जब कैश डिक्रीज होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलो बैंक अकाउंट की बात करें। बैंक अकाउंट का नेचर कैसा है, बैंक एक पर्सन है, बट वो नेचुरल नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। देयरफॉर बैंक अकाउंट यानी इसकी नेचर कैसी हो गई, इसकी हो गई पर्सनल नेचर। ये हो गया मेरे पास पर्सनल नेचर। तो जब भी पर्सन है, यानी मैंने कहा था ना आपको पिछली क्लासेस में कि समझ लो बैंक दूसरा पर्सन ही है जो मेरे लिए काम कर रहा है, जो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है। बदले में वो क्या लेगा, कुछ चार्जेस लेगा अपनी इनकम के लिए। तो बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। और या मैं बोलूं मेरे लिए, मेरा पैसा अगर बैंक में है तो मुझे बैंक से लेना है, तो बैंक अकाउंट मेरा क्या होगा, एसेट। जिससे मुझे पैसे लेना है वो मेरा हो गया एसेट। तो जो बच्चे
ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करेंगे वो तो कह सकते हैं कि बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, और मॉडर्न अप्रोच वाले बच्चे कह सकते हैं कि बैंक अकाउंट इज माय एसेट का अकाउंट। तो रूल क्या लगेगा, पर्सनल अकाउंट अगर है तो डेबिट द रिसीवर, जब जब बैंक पैसा रिसीव करेगा आप उसे डेबिट करोगे, जब जब बैंक पैसा देगा गिवर बनेगा तब हम उसे क्रेडिट करेंगे। सेम वेज अगर एसेट है, जब जब अगर आप उसे एसेट के फॉर्म में मॉडर्न अप्रोच देखेंगे तो जब जब बैंक में पैसा बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट होगा, तब हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। और जब जब एसेट मेरा बैंक बैलेंस गिरता चला जाएगा तब हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एंड तक लास्ट वाले पॉइंट्स बहुत मुश्किल है, तो ध्यान से समझना। तो यहां तक समझ आया आपको। पॉइंट नंबर 4, अच्छा अगर मैं आपको यहां बताऊं, रूल सिस्टम में ले जाऊं, यह है मेरा फॉर्मेट। मैंने आपको क्या बोला कि जब जब मेरा कैश बढ़ेगा, यानी जब जब मेरा कैश आएगा, दिस इज माय इनसाइड, जब कैश आए तो यहां लिख दो, दिस इज, यहां कैश आए तो यहां लिखो, जब जब बैंक में पैसा आए यहां लिखो। ठीक है, ये बात मैंने आपको बोली। क्यों, क्योंकि कैश में डेबिट व्हाट कम्स इन, या बैंक में डेबिट द रिसीवर, जब जब आप ये मानो इंक्रीज इन एसेट, मॉडर्न अप्रोच वाले बच्चों के लिए, जो आपका एसेट, आपका भले ही कैश है, भले ही क्या है, आपका बैंक है, एसेट है आपका, और एसेट जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। तो आपको डेबिट साइड में, ये है हमारी लेफ्ट साइड, तो यहां पर आपको लिखना है। ठीक है, जब जब आपका पैसा बढ़ेगा आपको डेबिट साइड लिखना है। जब जब कैश हम किसी को देंगे, परचेज किया है, पेमेंट मेड इन कैश, तो कहां लिखेंगे, यहां पर पेमेंट मेड इन कैश। कोई स्टेशनरी परचेज की है इन कैश, यहां कर देंगे। कोई प्रिंटिंग कराई है यहां लिख देंगे। कोई पोस्टेज पे किया है यहां लिख देंगे। कोई कैरिज पे किया है यहां लिख देंगे। जो भी एक्सपेंसेस हमने अगर कैश में किए हैं तो वो यहां आ जाएंगे। लेकिन अगर बैंक से, जब जब हम किसी क्रेडिटर को पे करते हैं अब चेक से, तो बैंक पैसा पे करेगा, तो जब भी बैंक से पैसा निकलेगा, यहां लिखो, जब भी निकलेगा, बैंक से पैसा निकलेगा या मेरे हाथ से कैश निकलेगा, आउट होगा, दिस इज माय आउटसाइड। बैंक से जब भी पैसा आउट होगा या कैश आउट होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो बैंक से पैसा गया तो यहां लिखेंगे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। ठीक है, कोई पेमेंट की चेक से, कोई ड्राफ्ट से, तो चेक और ड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक के थ्रू जाती है, तो जब भी बैंक से पेमेंट निकलेगी तो हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहां तक समझ आया। चलो इसके बाद तो मैंने आपको ये समझा दी कब कब डेबिट होगा और कब कब क्रेडिट होगा। इसके बाद देखो अगला पॉइंट, कैश अकाउंट और कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस। यानी मैंने आपको क्या बोला, आपके पास जो कैश अकाउंट है, यानी जो आपके कैश कॉलम में कभी भी कैश का बैलेंस कैसा होगा, डेबिट मिलेगा या आपको मिलेगा नील, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। इट कैन नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस, कभी भी क्रेडिट बैलेंस इसका नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या मतलब हुआ क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, देखो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस क्रेडिट है, इसका मतलब क्रेडिट साइड हैवी है ना। अगर कैश बुक का बैलेंस अगर डेबिट है, इसका मतलब डेबिट साइड हैवी, जो साइड ज्यादा है वो बैलेंस उसका कहलाया जाता है। अगर मान लो ये अगर मैं बात करूं, कैश में मेरे पास पैसा आया, ये आया सपोज 10,000 रुपीज, और पेमेंट्स कितनी हो सकती है मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम पेमेंट्स, अगर आप पेमेंट्स भी करोगे तो आप मैक्सिमम पेमेंट्स कितने कर सकते हो, 10,000 की। तो इस केस में 10,000 आया और 10,000 गया, तो इस केस में मेरे कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक यानी कैश अकाउंट का बैलेंस कैसा रहा, यहाँ कोई बैलेंस नहीं आया, दैट इज इट इज नील। केस 1, ये मेरे पास बैलेंस आया इसका नील। ठीक है, दूसरा, अगर 10 के मेरे पास रिसीट साइन कैश इन आया, ये दिस इज माय इनसाइड, कैश में मेरे पास अगर 10,000 आए और पेमेंट हो गई मेरे पास अब 8,000, तो उस केस में बैलेंस कितना आएगा मेरा, 2,000। दिस इज केस 2, यानी जो साइड हैवी बैलेंस, ये 2,000 कैसा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस।
तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आपके पास हो 10,000 लेकिन आप पे कर दें 12,000? कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना, अगर 12,000 पे हो गया तो इसका मतलब क्रेडिट साइड हैवी हो गई, 2,000 का बैलेंस यहाँ आ गया, तो इट मीन्स ये बैलेंस हो गया क्रेडिट, क्योंकि जो साइड हैवी बैलेंस वही कहलाता है ना। तो इस केस में ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। कैश के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने बोला कि या तो इसका बैलेंस रहेगा नील या रहेगा डेबिट। समझ आया? चलो, तो ये बात मैंने आपको यहीं लिखवाई है क्या, कि कैश अकाउंट बोले या कैश बुक का कैश कॉलम बोले, कैश अकाउंट और कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एक ही बात है, हैज डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस। ठीक है, कभी भी इसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, इट कैन नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस। अब बैंक अकाउंट की बात करें, या बैंक अकाउंट कौन सा है, कैश बुक का बैंक कॉलम, उसका डेबिट भी हो सकता है, उसका क्रेडिट भी हो सकता है, उसका नील भी हो सकता है। अब ये कैसे, देखो क्या होता है, ये क्यों होता है क्रेडिट बैलेंस, देखो एक बार थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से क्लैरिटी के लिए। देखो, बैंक में मैंने लेट सपोज डिपॉजिट कराए 10,000 रुपीज, ठीक है। तो अगर बैंक में 10,000 रुपीज है तो मैं मैक्सिमम पेमेंट कितने कर सकती हूँ, अगर मैं अपने क्रेडिटर को, मुझे पे करना है, किसी से मैंने क्रेडिट परचेज कर रखा है, तो मैं उसको कितने का चेक बना के दे सकती हूँ, 10,000 तक का, है ना, यही पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में अगर ये सिचुएशन है तो केस 1 के हिसाब से मेरा इसका बैलेंस क्या आएगा, नील। जब पेमेंट भी 10,000 है तो बैलेंस क्या आएगा, 0, यानी बैंक अकाउंट का नील बैलेंस हो सकता है। केस 2, अगर मैंने कितने की पेमेंट कर दी, 8,000 रुपए की परचेज की थी, 8,000 का चेक दे दिया, तो इस केस में मेरे पास डेबिट बैलेंस बचेगा, कितना बचेगा, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड हैवी है, और ये तो है केस 1 और ये है केस 2। अगर 8,000 की पेमेंट की है क्रेडिटर को तो बैलेंस बचेगा 2,000 रुपए। ये कौन सा बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड हैवी है। तो केस 2 यानी बैंक अकाउंट का नील बैलेंस हो सकता है और डेबिट बैलेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन कई बार बैंक अपने कस्टमर्स को क्या करता है, एक फैसिलिटी देता है कि आपको, जैसे मान लो अगर मैंने किसी से क्रेडिट परचेज की, केस 3 है ये, अगर मैंने किसी से क्रेडिट परचेज की है, वो है 12,000 रुपीज की, और मुझे मालूम है कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने हैं, 10,000 रुपीज, और वो क्रेडिटर कह रहे हैं मैं तो पेमेंट कैसे लूंगा, चेक से। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो बैंक एक फैसिलिटी देता है क्या, कि आप, ठीक है, आप 12,000 मैं आपके बिहाफ पे 2,000 एक्स्ट्रा पे कर दूंगा और बाद में आप मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है। तो 2,000 एक्स्ट्रा दिया बैंक ने हमारे बिहाफ पे, तो हमें बैंक को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हमारी लायबिलिटी बन जाएगी ना 2,000। तो अगर ऐसा होता है कि 10,000 आपके अकाउंट में थे और पेमेंट होती है 12,000 की, तो उस केस में बैलेंस कहाँ आएगा, तो बैलेंस आएगा आपके डेबिट साइड में, आएगा बैलेंस कौन सा, टू बैलेंस CD, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। कितने का बैलेंस आएगा आपके, 2,000 रुपए। तो ये जो बैलेंस है ना आपका, ये कहलाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस। तो क्या बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर आपके पास आपको बैंक आपके लिए एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो आप बैंक को पे कर देना। तो यानी आपके पास बैंक अकाउंट का डेबिट, क्रेडिट और नील बैलेंस तीनों पॉसिबल हो सकते हैं। तो चलो, यही बात मैंने आपको यहाँ लिखवाई है कि हाउ बैंक अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। तो लिखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आपको, इट इज पॉसिबल that the bank of the proprietor can allow him to draw more amount than the balance existing in his account। उससे ज्यादा ड्रॉ करने की उसको
परमिशन दे सकता है, अलाउ कर सकता है कि हाँ आप ज्यादा पेमेंट कर दो। तो अगर ऐसा होगा तो वो जो फैसिलिटी बैंक अकाउंट जो बैंक हमको दे रहा है उस फैसिलिटी का नाम होता है ओवरड्राफ्ट। ये आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा बहुत बार। इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जब आप क्या करते हैं ज्यादा ड्रॉ करते हैं बैंक से। इसका मतलब सिंपली इसका यही मतलब है कि बैंक को बाद में दे देंगे, बैंक को बाद में देना पड़ेगा, ठीक है। यानी वो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। एक फैसिलिटी है कि हाँ आप क्या करो ज्यादा पैसा यूज कर लो, इसे हम ओडी फैसिलिटी या ओवरड्राफ्ट या बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको ओडी फैसिलिटी बोलते हैं। चलो ठीक है, आगे जब हम कैश बुक में दोनों अकाउंट्स बना रहे हैं, कैश अकाउंट भी बना रहे हैं, बैंक अकाउंट साथ साथ बना, तो हम क्या सेपरेटली लेजर में फिर से बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम कैश बुक बना रहे हैं 2 कॉलम कैश बुक, अगर मैं 2 कॉलम कैश बुक, एक प्रोप्राइटर है रमेश, अगर वो 2 कॉलम कैश बुक मेंटेन करता है, यानी वो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट साथ में मेंटेन करता, तो उसको लेजर में वापस से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही लिखा मैंने आपको यहाँ लिखवाया कि when 2 column cash book that is with cash and bank column is maintained, अगर आप 2 कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हो, 2 कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हो, तो आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोबारा से ओपन करने की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन अगेन इन द लेजर, ठीक है। चलो यहां तक समझ आ गया। आई होप आपको 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, है ना। कहीं भी कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आगे अगला पॉइंट नंबर 6। अब ये क्या लिखा है, ऑल रिसीट्स ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। अगर कैश मिल रहा है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, कैश कॉलम में, ठीक है। और पेमेंट्स है अगर कैश में तो कहाँ जाएगी, आउटसाइड, यानी कैश कॉलम में आउटसाइड कौन सी, क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट कैश कॉलम। यानी अगर आपको रिसीव हो रहा है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसे, अगर आपको रिसीव हो रहा है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, और अगर आप पेमेंट्स कर रहे हैं तो कैश कॉलम की क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले समझा दी है। चलो इसके बाद ऑल डिपॉजिट्स इन द कैश टू बैंक, बैंक में मैंने कैश जमा कराया तो बैंक में पैसा आया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक की इनसाइड कौन सी, डेबिट साइड, ठीक है। तो ऑल डिपॉजिट्स इन द कैश टू द बैंक आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। यही मैंने आपको लिखवाया है कि जो भी आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे, कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक के, तो उससे क्या होगा, बैंक की डेबिट साइड में आपको एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस बात पर हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं। चलो क्या ये क्या चीज है, समझो। दोबारा से ढंग से समझो, लास्ट टाइम समझने को मिल रहा है, इसके बाद क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बाद में दिक्कत ना आए, इसलिए अभी ढंग से समझो। मैं पूरा फ्लो समझा रही हूँ आपको, पूरे ट्रांजैक्शन का फ्लो कैसे चलता है। देखो हम ट्रांजैक्शन करते हैं या तो करते हैं क्रेडिट सेल्स, और हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन होती है क्रेडिट परचेज। वन बाय वन समझेंगे। अगर मैं क्रेडिट सेल करती हूँ, ठीक है, अगर मैं क्रेडिट सेल करती हूँ तो एंट्री क्या डालती हूँ, मैंने अगर मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपीस की सेल की है क्रेडिट पे, तो एंट्री क्या हो गई, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मिस्टर एक्स ने क्या किया, मुझे कैश ना देके चेक दे दिया, तो चेक आया मेरे पास। और अगर अब चेक आ गया मेरे पास, है ना, अब आप सोचो मेरे पास क्या आया, चेक आ गया, चेक रिसीव्ड।
मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? आज मेरे को चेक मिला, चेक की डेट है, मान लो आज है 10 जनवरी 2024। मुझे 10 इस डेट को चेक मिला। अब मेरी इच्छा है मैं आज ही जाके ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दूं, बैंक में डाल दूं, या तो 10 जनवरी को ही चेक डिपॉजिट हो जाएगा या होगा बाद में, आफ्टर 10 जनवरी। यही दो पॉसिबिलिटी, या तो सेम डे डिपॉजिट होगा या सेम डे नहीं होगा। जैसे ही चेक को मैंने सेम डे डिपॉजिट किया तो चेक को रिसीव किसने किया? बैंक ने। तो जैसे ही अगर ये डेट सेम है, चेक मिलते ही मैंने कहाँ डाल दिया? चेक मैंने लिया और सीधा बैंक में डाल दिया, तो चेक को मैंने बैंक ने रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। एंट्री नंबर 1 ये है, तो एंट्री नंबर 2 ये हो जाएगी। ठीक है, सेल किया और पैसा आ गया, और पैसा आया भी तो साथ के साथ ही जमा हो गया बैंक में। ठीक है, तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स करने की एंट्री, फिर पैसा बैंक को रिसीव हो गया तो बैंक का बैलेंस बढ़ा, तो इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, मैंने बैंक को डेबिट किया और क्रेडिट द गिवर। या अगर मैं कहूं मिस्टर एक्स से मुझे पैसा लेना था, वो मेरा क्या थे? एसेट, तो डिक्रीज इन एसेट क्या हो गया मेरा? क्रेडिट। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर वो मिलता है मुझे 10 जनवरी के बाद, आफ्टर 10 जनवरी, मैंने क्या किया? चेक को डिपॉजिट कराया आफ्टर 10 जनवरी, तो उस केस में मैं जो पहली एंट्री चेक रिसीव होने की डलेगी, वो डलेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने का? मान लेते हैं 1 लाख का, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 1 लाख। ठीक है, और ये चेक मैंने डिपॉजिट कराया मान लेते हैं 15 तारीख में, तो एंट्री हो जाएगी बैंक रिसीव करा, बैंक का बैलेंस बढ़ा और चेक इन हैंड मेरे पास से गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 1 लाख। तो अगर आफ्टर है तो 3 एंट्री डलेगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इस केस में ओनली क्या डलेगी? सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री। यहां तक बात समझ आई? तो हमेशा क्वेश्चन में आपको ऐसे उलझाएगा कि चेक, आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कहाँ एंटर डालूं, कब डालूं। अगर देखो चेक रिसीव हो गया है और डिपॉजिट सेम डे, चेक कर लो हमेशा कि कब डिपॉजिट हो रहा है। अगर सेम डे डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपने क्या करना है? डेबिट साइड में लिखना है। क्या लिखना है? टू मिस्टर एक्स इतना पैसा आया, बैंक कॉलम की डेबिट साइड में। लेकिन अगर चेक रिसीव हुआ है तो इस दिन कैश बुक में यानी बैंक कॉलम में कोई एंट्री नहीं होगी, बैंक कॉलम में कोई एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंक की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। बैंक में एंट्री होगी 10 जनवरी के बाद, यानी अगर ये है 12 जनवरी को मैंने अगर डिपॉजिट कराया था, तो 12 जनवरी को एंट्री डलेगी। क्या डलेगी? डेबिट साइड में, बैंक कॉलम की डेबिट साइड में, टू चेक इन हैंड। यहां तक क्लियर? चलो, समझ आया बात यहां तक? अब इसमें भी आगे एक बात और हो सकती है। क्या हो सकती है? कि समझो मैंने की थी क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितने की? 1 लाख की। पेमेंट आई मुझे एक्स से चेक के थ्रू। ठीक है, उसने मुझे दिए 90,000 रुपीज, 10,000 का उसने कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया। तो एंट्री, पहली एंट्री क्या हुई होगी? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। पेमेंट आया चेक से, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये सेम डे डिपॉजिट है, तो एंट्री सेम डे, तो पैसा बैंक में आएगा, तो बैंक में पैसा आया। कितने का चेक था? 90,000 का। डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 का। एक्स ने मुझे क्या दिया था?
चेक और वो मैंने हाथों हाथ सेम डे डिपॉजिट करा दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, ये कितना हो गया 1 लाख रुपए से। सब कुछ सही रहता तो ट्रांजैक्शन एक्स के साथ क्लोज हो जाती, लेकिन अब पता लगा, क्या पता लगा कि मैंने पहले सेल तो कर दी, उसने मुझे चेक भी दिया, लेकिन वो चेक तो हो गया डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है कि बैंक जो चेक का ऑनर नहीं किया गया, यानी चेक हो गया, बैंक में बैलेंस नहीं है। किसके बैंक में बैलेंस नहीं है? मेरे या एक्स के? बैंक में बैलेंस नहीं है एक्स के। पॉसिबल है, उसने चेक तो दे दिया कि बैंक से पेमेंट हो जाएगी, पर उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। तो अगर बैलेंस नहीं है तो ये जो एंट्री मैंने डाली रिसीव करने की, ये एंट्री मुझे वापस डालनी पड़ेगी, ये मुझे उल्टी करनी पड़ेगी, रिवर्स। यानी मुझे एंट्री डालनी पड़ेगी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक। ये मैंने किया था क्रेडिट, तो मैंने इसको कर दिया डेबिट। ये किया मैंने डेबिट, तो इसको मैंने कर दिया क्रेडिट। टू डिस्काउंट, एक सेकेंड, टू यहाँ लिखो, टू पहले डिस्काउंट अलाउड कैंसिल करो। किस बात का डिस्काउंट? जब पैसे ही नहीं हैं, तो पैसे मिले ही नहीं मुझे, तो डिस्काउंट भी किस बात का? जो डिस्काउंट दिया था 10,000 का, वो भी कैंसिल। टू बैंक कितना? 90,000। ये एंट्री जो ये भी डेबिट था, तो मैंने इसे भी क्या कर दिया? क्रेडिट। यानी मैंने ये अल्टीमेटली क्या किया? इस एंट्री को मैंने कर दिया रिवर्स। तो ये एंट्री जो थी, ये एंट्री जो मैंने कर दी थी, इसको रिवर्स करके मैंने इसको खत्म कर दिया, है ना? इफेक्ट ही खत्म हो गया बुक से। अब जो खड़ी है एंट्री, वो यही खड़ी है कि मिस्टर एक्स से कितने पैसे लेने हैं? 1 लाख रुपए। अब इसका 2 कॉलम कैश बुक से क्या रिलेशन? देखो, 2 कॉलम कैश बुक में आपने क्या किया होगा? जब बैंक में चेक डिपॉजिट कराया आपने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 90,000 यहां लिखा होगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट में बैंक अकाउंट को डेबिट करना ना। अगर मैं आप नीचे फ्रेश बनाती हूँ, रुको दूसरी बना लेते हैं। ये मैंने कैश बुक 2 कॉलम कैश बुक बना रही हूँ। ये मैंने बनाया सेपरेटर, डेबिट सॉरी कैश और बैंक, कैश और बैंक, एक बार ये 2 ही कॉलम, ठीक है। दिस इज कैश, दिस इज बैंक, दिस इज कैश, दिस इज बैंक। ये सब समझ जाओगे तो क्वेश्चंस तो इजीली हो जाएंगे, इसलिए समझ लो पहले ध्यान से। तो पहले मैंने फर्स्ट एंट्री मिस्टर एक्स टू सेल्स, कहीं भी कैश बुक से लेना देना ही नहीं, ना तो कैश की ट्रांजैक्शन, ना ही कोई बैंक की ट्रांजैक्शन है, तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये एंट्री तो आएगी नहीं। सेकेंड एंट्री की बात करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी बैंक आ गया यहाँ पे, है ना, तो बैंक 2 कॉलम कैश बुक की जरूरत पड़ेगी। तो कितना डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 90,000 से टू मिस्टर एक्स। तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू मिस्टर एक्स, कितना? 90,000। मैंने अपना बैंक का बैलेंस क्या कर दिया? डेबिट, यानी इंक्रीज, कि मेरे बैंक में 90,000 रुपए आ गए। बाद में क्या पता लगा कि उसके तो अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, यानी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो जो नहीं आए, तो यानी मैंने इसको डेबिट कर दिया, अपनी बुक्स में बढ़ा दिया, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा बाय मिस्टर एक्स करके। ये कैंसिल कर दिया मैंने, कि जो आया था मुझे लगा पर वो नहीं आया, तो ये इसको मैंने कैंसिल कर दिया, डेबिट और क्रेडिट, यानी ना आया ना गया। यानी अब देखो, अभी इसका बैलेंस कितना है? 0। मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है? 0। अगर ये एंट्री में ना डालूं तो बैलेंस कितना दिखेगा? 90,000 का। बैंक का बैलेंस कितना दिखेगा? 90,000 का। पर क्या पैसा आया है? आया ही नहीं। तो यानी पैसा नहीं आया,
तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 90,000 की यहाँ एंट्री डालनी पड़ेगी और बैलेंस दिखेगा 0। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि अब तक क्या कि बैंक से अगर बैंक में पैसा आया 90,000 तो मैंने भी क्या कर दिया, 90,000 डेबिट कर दिया था। 90,000 मैंने डेबिट कर दिया था, बाद में पता लगा कि नहीं आया तो मैंने क्या कर दिया, बैंक को 90,000 से क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड कहीं भी नहीं आएगा, ये एंट्री, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंट्री कहाँ जाएगी, डिस्काउंट अलाउड टू एक्स। ये इसका कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट अलाउड टू एक्स 10,000 वाला जो इफेक्ट है, ये एंट्री कहाँ होगी, ये एंट्री जाएगी जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर कौन सी बुक होती है, ये एक ऐसी सब्सिडरी बुक होती है जिसमें सारी अदर एंट्रीज आती हैं ना। मैंने आपको बताई थी 6 बुक्स, तो जो लास्ट वाली बुक थी जर्नल प्रॉपर, उसमें आपने क्या करना है, इस एंट्री को पोस्ट करना है और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आपने इसका इफेक्ट डालना है। सेम वेज यहां भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट था, तो मैंने ये ट्रांजैक्शन भी क्या कर दिया, मिस्टर एक्स टू बैंक, तो बैंक में बाय मिस्टर एक्स करके 90,000 मैंने यहाँ डाल दिया है। और ये जो इफेक्ट है मिस्टर एक्स टू डिस्काउंट अलाउड 10,000 वाला, मिस्टर एक्स टू डिस्काउंट अलाउड 10,000 वाला, ये इफेक्ट कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर से इसके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, समझ गए पूरी ट्रांजैक्शन को। चलो, ये आगे हम क्वेश्चंस में बहुत रिवाइज करेंगे इस पॉइंट को। अगर अब बात करते हैं परचेजेस की, भी कर लो, है ना। मैंने परचेज किया सपोज मिस्टर वाई से, तो परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये मैंने पे किया, मैंने परचेज किया सपोज 1 लाख रुपीज का। क्रेडिटर ने कहा, ये मैंने 1 जनवरी 24 को, क्रेडिटर ने कहा कि मैं तो पेमेंट लूंगा चेक से। मैंने कहा ठीक है, और मैंने टाइमली पेमेंट किया और डिस्काउंट अवेल कर लिया। लेट्स सपोज 15 जनवरी को मैंने क्या किया, पे कर दिया। तो मैंने कहा क्रेडिटर खत्म, 1 लाख का डेबिट कर दिया टू बैंक से पे कर दिया 90,000 और 10,000 का डिस्काउंट अवेल कर लिया, तो इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड। मैंने इनकम को क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री डाल दी। ठीक है, अब पता लगा जब ये मैंने पे किया तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, सपोज तो मेरे बैंक का बैलेंस था सपोज 65,000 रुपीज, ये मेरे बैंक का बैलेंस है। तो क्या 90,000 का पेमेंट पॉसिबल है, 90,000 का पेमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा चेक क्या हो गया, मान लो 18 जनवरी को ही मुझे मालूम पड़ा कि मेरा चेक क्या हो गया, डिसऑनर। मेरा चेक हो गया डिसऑनर। ठीक है, चेक का पेमेंट नहीं हुआ, चेक वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया बैंक का, उल्टा बैंक डिसऑनर चार्जेस और लेगा। आगे पढ़ेंगे। ये बैंक का जो आप बैंक में बैलेंस नहीं है और आप चेक काट के दे देते हैं, तो बैंक इस केस में चार्जेस लेता है टाइम वेस्टेज के। तो मेरे बैंक में 65,000 रुपए हैं और मैंने 90,000 का चेक काट के दे दिया अपने क्रेडिटर वाई को, तो उस केस में मेरी पेमेंट तो हुई नहीं। तो जब पेमेंट हुई नहीं तो ये एंट्री को मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो डिस्काउंट अलाउ किया था उसको वापस से क्या कर दो, जो क्रेडिट हुआ था इनकम उसे डेबिट करके करो खत्म। बैंक में लिखा था हमने कि पेमेंट कर दिया, है ना। अगर देखो, अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, यानी क्रेडिटर को पे किया 90,000, तो मैं क्या लिखती यहाँ पे, बाय मिस्टर वाई, कितना, 90,000 कि कैश चला गया, पर कैश तो गया ही नहीं। तो जब नहीं गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, इसको खत्म करने के लिए मैंने यहां लिखा, इसको खत्म करने के लिए मुझे डेबिट में लिखना पड़ेगा टू मिस्टर वाई, कितना, 90,000। तो देखो, तो मैंने क्या किया, यहां पर देखो मैंने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया 10,000 से, जो क्रेडिट था जो क्रेडिट था इसको किया डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, और ये जो क्रेडिटर मेरा डेबिट हुआ था इसको मैंने वापस से कर दिया क्रेडिटर को क्रेडिट।
यानी मेरी ये जो एंट्री थी मैंने इसको वापस से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया रिवर्स करके। रिवर्स मतलब डेबिट को किया कर दिया क्रेडिट और क्रेडिट को कर दिया डेबिट। इतना करने से मेरी एंट्री है इस एंट्री का इफेक्ट खत्म हो गया। तो बची अब कौन सी एंट्री, एग्जिस्टेंस में यही एंट्री बची, परचेजेस टू क्रेडिट, यानी मुझे अभी भी फिलहाल पे करना है, पेमेंट नहीं हुई है। तो पहले क्रेडिटर को पे किया 90,000, तो वो 90,000 यहां दिख रहा था। अब यहाँ पे वापस से बैंक टू क्रेडिटर, बैंक को डेबिट किया 90,000 था, तो मैंने वापस यहाँ पे क्या कर दिया, बैंक टू क्रेडिटर यानी बाई 90,000। तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि पहले ये जो 90,000 था इसको कैंसिल किया डेबिट करके, और ये जो 90,000 रिसीव हुआ था इसको कैंसिल किया क्रेडिट करके। ठीक है, चलो। तो मैंने जो आपको पॉइंट लिखाया वो ये था, ऑल डिपॉजिट्स इन कैश टू द बैंक, बैंक में कोई भी कैश जा रहा है आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक वाला मैंने कैश बुक। ऑल चेक्स और ड्राफ्ट्स रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, अगर कोई चेक आपने रिसीव किया और डिपॉजिट किया सेम डे पर, तो क्या करेंगे, सेम डे पैसा बैंक में आ गया तो आप बैंक में पैसा डेबिट कर देंगे, इनसाइड बैंक को प्लस कर देंगे। अगर डेट है डिफरेंट, डिपॉजिट की डेट और आपके रिसीव्ड की डेट डिफरेंट है, तो आप उस एंट्री को बैंक में डेबिट कब करेंगे, उस डेट पे जब चेक क्या करेंगे आप, डिपॉजिट। ये मैंने आपको पहले एग्जांपल से समझा दिया। चलो आगे, ऑल पेमेंट्स मेड इन चेक्स और ड्राफ्ट्स, हम कोई भी पेमेंट जो चेक से या ड्राफ्ट से करेंगे उसे हम कहाँ लिखेंगे, बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड में, यानी पेमेंट साइड में, आउटसाइड में। बट इफ डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक इज नॉट गिवन, कि आपने मतलब हमने किसी को पे किया चेक से और उसने कब बैंक में जमा कराया हमें नहीं मान, तो हम उससे क्या मान लेंगे कि हमने जिस दिन चेक दिया उसी दिन ही उसने क्या कर लिया, जिस दिन हमने चेक इशू किया, यानी जो चेक की इशू डेट है और जो चेक की डिपॉजिट डेट है वो हम क्या मान लेंगे, सेम। डिपॉजिट डेट, मैंने किसी को चेक इशू किया, उसने कब डिपॉजिट किया, वो दोनों डेट हम क्या मान लेंगे, सेम। चेक डिपॉजिट डेट बाय क्रेडिटर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलो अब अगली बात है कॉन्ट्रा एंट्री की। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जब सिर्फ और कैश और बैंक दो अकाउंट्स खुलते हैं, या तो हम कैश बैंक में जमा कराते हैं या बैंक से कैश निकालते हैं। अगर कैश बैंक में जमा कराया, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में इस एंट्री को बोला जाएगा दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। और वैसे ही अगर आपने कैश विड्रॉ करते हो आप ऑफिस यूज के लिए, तो एंट्री होती है कैश टू बैंक। इसमें भी दो ही अकाउंट्स आ रहे हैं, इसे भी बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। तो अगर कॉन्ट्रा एंट्री आप कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, आपको सी लिखना है आगे, सी। ठीक है, सी लिखना है एलएफ कॉलम में, ये बताने के लिए कि मैंने ये क्या है कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे मैं आपको बताऊं करके, ये है अगर मेरी कैश बुक, तो अगर मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को कॉलम में डेबिट करो, सपोज 10,000 रुपीज जमा कराया और कैश गया, तो बाय बैंक कैश गया कितना, 10,000 रुपए। तो यहां पर मुझे एलएफ कॉलम में क्या लिखना पड़ेगा, सी, ये दिखाने के लिए कि ये क्या है, एक कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, चलो इसके बाद ये हो गया मेरा एक पॉइंट, 9th। चलो इसके बाद अगला, ये मैंने आपको बताया कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर गेट्स डिसऑनर्ड। तो ये मैंने आपको जो एंट्री अभी एग्जांपल समझाई थी वही, क्रेडिट सेल किया तो मिस्टर एक्स टू सेल्स, फिर हमने सेल का हमने कुछ डिस्काउंट अलाउ किया तो हमें पैसा मिला 90,000, जो मिला 10,000 डिस्काउंट काट के हमें मिला 1 लाख रुपए। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है।
और बैंक में जब हमने डिपॉजिट कराया, अगर 24 मई को, 20 मई को चेक मिला, 24 मई को डिपॉजिट कराया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में एंट्री डलेगी 24 तारीख को, ठीक है। और अगर चेक डिसऑनर हो गया तो अब तक जितनी भी एंट्री की सब क्या हो जाएंगी, रिवर्स। यहां तक समझ आ गया। चलो अब मैंने और भी आपको लिखवाया है कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट कस्टमर और डेटर में डिपॉजिट चेक और ड्राफ्ट डायरेक्टली इनटू द बैंक। कोई कस्टमर है और उसका भी उसने कहा कि मैं आपके अकाउंट में मैं ही पैसा चेक लगवा देता हूँ, तो उसने डायरेक्टली अगर बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया तो मेरा तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। जैसे ही इंक्रीज होगा मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में, ठीक है। चलो आगे, चेक पेड, यहां मुझे यहां लिखना चाहिए चेक इशूड। मैंने चेक इशू किया बट वो हो गया डिसऑनर। तो ये चीज भी मैंने आपको समझा दी कि मैं चेक इशू कब करूंगी, जब मैं कुछ परचेज करूंगी। मैंने परचेज किया तो एंट्री परचेज टू वाई, लेट्स सपोज 1 लाख, फिर मैंने उसकी पेमेंट कर दी डिस्काउंट अवेल करके, मिस्टर वाई टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू बैंक, ठीक है। और जब वो हो गया चेक डिसऑनर, चेक में मतलब मेरे अकाउंट में भी बैलेंस अगर नहीं है तो ये एंट्री मैंने क्या कर दी, वापस से रिवर्स, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, ठीक है। तो आज हमने पूरा का पूरा 2 कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट समझ लिया। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे। कहीं भी कोई भी डाउट है आपको, अगर आपको डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। सभी क्लासेस का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो कहीं भी डाउट है प्लीज डू मेंशन मी। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।